हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विदेश के सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स की एक नई यूनिट पढ़ेंगे, नई इकाई पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आर मैग्नेटिज्म। इस इकाई के अंतर्गत कुछ जो बुक्स होती हैं, कुछ बुक्स में 4 चैप्टर दिए होंगे और कुछ बुक्स में 2 चैप्टर दिए होंगे। ठीक, तो आप घबराइए मत। जिनकी बुक्स में 2 चैप्टर हैं उसमें वही मैटर है जिनकी बुक में 4 चैप्टर हैं। जो 4 चैप्टर के अंतर्गत मैटर है उसको 2 चैप्टर के अंतर्गत समाहित किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना कुल मिला के वही है, बस कुछ में 4 चैप्टर में दिया गया है और कुछ में 2 चैप्टर में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जैसे पहला चैप्टर दिया गया है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज आर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कुछ बुक में ये दिया होगा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के नाम से, तो हम पढ़ेंगे वही सब। जैसे अब हम आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, तो देखिए ये चैप्टर और ये यूनिट थोड़ा विद्युत यूनिट से टफ है, थोड़ा विद्युत यूनिट से टफ है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और ये आपकी समझ में पूर्णतया आ जाएगी। ठीक, तो चलो हम शुरुआत करते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र की। हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानते हैं, जैसे चुंबक क्या है। तो आज से लगभग 2000 वर्षों पूर्व, लोगों को विद्युत और चुंबकत्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। ठीक, विद्युत और चुंबकत्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो उन्होंने बताया कि जो इससे पहले सन 1800, लगभग आज से 17वीं शताब्दी में, ठीक है, लगभग 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो 17वीं शताब्दी में एक हमारा स्थान था एशिया माइनर। ये हमारा एक स्थान था। ठीक है, एशिया माइनर नामक एक स्थान था और इस स्थान पर से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी थी। एशिया माइनर में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को कहा गया था मैग्नीसिया। ठीक है, ये जो पहाड़ी थी, तो यहाँ पर इस एशिया माइनर स्थान पर जो रहने वाले व्यक्ति थे वो अपने जानवरों को चराने के लिए आसपास के क्षेत्रों में जाया करते थे। तो आसपास ही क्षेत्र था एक आपका मैग्नीसिया। तो जो पहले जमाने के व्यक्ति थे वो अपनी जो चप्पल पहनने होते थे, उन चप्पलों को मजबूती प्रदान करने के लिए चप्पल की तली में थोड़ा थोड़ा लोहा लगा लेते थे। ठीक, और जो लाठी लेकर जाते थे उस लाठी को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए उसके ऊपरी और निचले सिरे पर लोहे का हत्था चढ़ा लेते थे। तो वो लोग जब अपने जानवरों को चराने के लिए इस मैग्नीसिया के आसपास जाते थे, तो जब मैग्नीसिया पर पहुंचते थे तो उनकी चप्पल और जो लाठी होती थी वो मैग्नीसिया से क्या होने लगती थी, आकर्षित होने लगती थी। तो इस आधार पर इस मैग्नीसिया जो आपकी पहाड़ी थी, इस पहाड़ी का नाम दे दिया गया चुंबक। तो यहां से बताया गया चुंबक क्या है। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो अब दूसरे शब्दों में हम यहां से क्या कह सकते हैं चुंबक के बारे में, कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह स्वतंत्र पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। ठीक, लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक 2 प्रकार का होता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है, चुंबक हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक हमारा चुंबक होता है प्राकृतिक चुंबक। कौन सा, प्राकृतिक चुंबक, जिसे हम कहते हैं
नेचर मैग्नेटिक, और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम चुंबक, जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक हमारा, चुंबक के कितने भाग हुए? दो। एक हुआ हमारा प्राकृतिक चुंबक और एक हमारा हुआ कृत्रिम चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक होता है, ध्यान देना, जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसमें दो सिरे होते हैं, वो इसके कुछ गुण होते हैं। जैसे जो हमारा प्राकृतिक चुंबक होता है ये मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक। दूसरी बात, जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होने का मतलब, अब ये भाई पत्थर के रूप में भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, समषष्टभुजाकार भी हो सकता है, पंचभुजाकार भी हो सकता है। तो ये जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसका आकार जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। और अगली बात करते हैं, तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है ये कम शक्तिशाली होता है, इसकी शक्ति क्या होती है? कम होती है। ठीक। तो प्राकृतिक चुंबक की शक्ति कम होने का मतलब है इसकी आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। फिर दूसरी बात हम करते हैं किसकी? कृत्रिम चुंबक की। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम कौन सा चुंबक कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक। अगली बात हम करते हैं, जो कृत्रिम चुंबक होता है इसका आकार निश्चित होता है, इसको हम जिस आकार का चाहे बना सकते हैं, ये हम लोगों पर डिपेंड करता है, अर्थात बनाने वाले पर डिपेंड करता है और उसके उपयोग पर भी डिपेंड करता है। तीसरी बात, जो कृत्रिम चुंबक होता है ये अत्यंत शक्तिशाली होता है। जो कृत्रिम चुंबक होता है ये प्राकृतिक चुंबक की तुलना में अत्यंत शक्तिशाली होता है, इसलिए जो कृत्रिम चुंबक होता है इसका प्रयोग प्रायोगिक कार्यों के लिए किया जाता है। अब ये जो हमारे कृत्रिम चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक के भी दो भाग होते हैं। एक हमारा होता है दंड या क्षण चुंबक, दंड या क्षण चुंबक। इसके बारे में आप कई बार जिक्र होगा जब हम अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, तो दंड या क्षण चुंबक का कई बार जिक्र होगा। दंड या क्षण चुंबक और दूसरा होता है नाल चुंबक। ठीक। दंड या क्षण चुंबक जो होता है ये इस प्रकार का होता है, इसमें दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। क्षण के रूप में जो चुंबक होता है उस चुंबक को दंड या क्षण चुंबक कहते हैं। दूसरा होता है नाल चुंबक। नाल, जैसे घोड़े की नाल आपने देखी होगी, तो घोड़े के नाल के आकार का जो चुंबक होता है उस चुंबक को हम क्या कहते हैं? नाल चुंबक कहते हैं। और इस नाल चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। ठीक। अब देखिए, जो चुंबक होता है इस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जैसे एक हमने कहा नॉर्थ और एक साउथ। तो ये ध्रुव क्या होते हैं? जैसे ध्रुव मीन्स सिरे, जैसे ये हमने मार्कर लिया, इस मार्कर में हमारे कितने सिरे हैं? दो। ठीक। अब अगर इस मार्कर, जैसे ये मार्कर सपोज दैट हम मान लें लोहे का है, किसका? ये चुंबक का है, ये चुंबक है हमारा। अब इस चुंबक को अगर हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ पर चलाएं, जैसे लोहा ले लें जिसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हों, तो इस मार्कर को अगर हम इस लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों पर चलाते हैं तो चलाने के बाद हम देखते हैं कि लोहा सभी स्थानों पर चिपका होगा। अगर ये चुंबक का है तो सभी स्थानों पर चिपका होगा, लेकिन सभी स्थानों की तुलना में जो इसके दोनों सिरे होंगे, इस दोनों सिरों पर चिपकने वाले लोहे की जो संख्या होगी, मात्रा होगी, वो बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक होगी। कहो इधर लटके हो, इधर लटके हो, तो यही जो दो सिरे होते हैं यही उसके क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। अर्थात चुंबक की तुलना में उसके ध्रुवों की जो आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चुंबक का वह स्थान जहां पर चुंबकित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, अगर हम किसी चुंबक को, जैसे ये हमारा चुंबक है, इसमें दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तो अगर हम इस चुंबक को बीच से तोड़ दें तो क्या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव खत्म हो जाएंगे? नहीं, इसमें एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव का और जन्म हो जाएगा। अर्थात एक चुंबक में हमारे एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव है, अगर इसको हम तोड़ देंगे
तो तोड़ने के पश्चात देखिए दो चुंबक बनेंगे। जैसे इसका पहला सिरा नॉर्थ था तो इसको तोड़ने के पश्चात दो इसका दूसरा सिरा बनेगा वो साउथ बनेगा, और दूसरे चुंबक में साउथ सिरा था तो इसका कौन सा सिरा बनेगा, नॉर्थ सिरा बन जाएगा। ठीक, तो किसी चुंबक को तोड़ने पर हमारे ध्रुवों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जो चुंबक के ध्रुव होते हैं इनके बारे में हम देखो ज्ञात करते हैं क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था, तो आवेश के बारे में क्या पढ़ा था कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो समान प्रकार के आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। उसी प्रकार चुंबक के जो समान ध्रुव होंगे, समान ध्रुव का मतलब उत्तरी को हम उत्तरी ध्रुव के पास लाए, दक्षिणी ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव के पास लाए, तो ये दोनों ध्रुवों के मध्य 36 का आंकड़ा होता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, उसी प्रकार जैसे विपरीत प्रकार के आवेश होते थे, एक हमारा धन आवेश होता था और एक हमारा ऋण आवेश, तो विपरीत आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता था, आकर्षण बल कार्य करता था। वैसे ही चुंबक के जो हमारे विपरीत ध्रुव होंगे, अर्थात एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तो जो ये हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक, तो यहां से निष्कर्ष निकला कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण तथा समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीजें थी जो इस चैप्टर के लिए अत्यंत उपयोगी थी। अब अभी हम थोड़ी और एक बात पर डिस्कशन करते हैं कि जैसे कि बताया गया कि अगर किसी चालक तार में धारा बहती है तो जो विद्युत धारा होती है वो 3 प्रभाव उत्पन्न करती है। कितने प्रभाव, 3 प्रभाव। एक होता है उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका उपयोग हम अन्य बहुत सारे लाभकारी कार्यों में करते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके बहुत सारे उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग एक चीज है, लगभग आज से बताया गया लगभग 2000 वर्षों पूर्व लोगों को विद्युत और चुंबकत्व के बारे में जानकारी थी। ठीक, 1820 ईस्वी से पूर्व का जो समय था उस समय में विद्युत और चुंबकत्व वे भौतिक विज्ञान की 2 स्वतंत्र अलग अलग शाखाएं थी। भौतिक विज्ञान की 2 स्वतंत्र अलग अलग शाखाएं थी। फिर सन 1820 ईस्वी में डच वैज्ञानिक थे एक ओस्टर्ड महोदय, इन्होंने जब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अध्ययन के पश्चात इन्होंने बताया कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से में घनिष्ठ संबंध होता है और ये विद्युत धारा के द्वारा ही जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब जाकर एक भौतिक विज्ञान की नई शाखा का जन्म हुआ, विद्युत चुंबकत्व। ठीक, किसका जन्म हुआ, विद्युत चुंबकत्व का जन्म हुआ और इसके आधार पर जो है बहुत सारे प्रयोग हुए और इनका प्रयोग जो है अन्य लाभकारी बहुत सारे लाभकारी कार्यों के लिए किया गया। तो अब हम चैप्टर पर पहुंचते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे हमारा ये एक चुंबक हो गया, ठीक है, ये चुंबक हो गया, अब इसका अपना एक क्षेत्र होगा। ठीक, जैसे कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है, जैसे ये कहा गया ये इतना इसका क्षेत्र है। देखिए प्रत्येक वस्तु का अपना एक क्षेत्र होता है, रेंज होती है जहाँ तक उसका प्रभाव कार्य करता है। जैसा कि आपने देखा होगा हिंदी फिल्में पहले जो आती थी उसमें जो विलन होता था उस विलन का एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता था जहाँ पर वो विलन हफ्ता वसूलता था। अगर उसके एरिया में कोई दूसरा हफ्ता वसूलने आ जाता था
तो वह उसके प्रभाव का क्या करता था, अनुभव करता था। ठीक, तो प्रत्येक वस्तु का अपना एक क्षेत्र होता है, वैसे ही जो हमारा चुंबक होता है, इस चुंबक का भी अपना एक क्षेत्र होता है। तो जैसे ये हमारा चुंबक है, ये इतना इस चुंबक का क्षेत्र हो गया। अब कोई एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, ये लौह चुंबकीय पदार्थ इसके बाहर बाहर घूमता रहे, इस पर चुंबक का कोई प्रभाव कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये रेंज बना दी गई है ना, ये रेंज है कि जैसे इसके अंदर आएगा, जैसे ही ये चुंबक इसके अंदर आएगा या इस पर आएगा, ये धीरे धीरे तड़पने लगेगा। अर्थात तड़पने का मतलब अपने स्थान से हिलने डुलने लगेगा, आकर्षित होने लगेगा। ठीक, अर्थात चुंबकीय बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो यही जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को लाने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है। चुंबकीय बल अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हुई कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को लाने पर वह चुंबकीय बल अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, किसी भी बिंदु पर जो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं वो एक हमारी होती है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई की सहायता से ज्ञात किया जाता है। आप लोगों ने चुंबकीय सुई देखी होगी, एक छोटी सी डिब्बिया होती है। ठीक है, एक छोटी सी डिबिया होती है, उस डिबिये में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाली एक छोटी सी छड़ लगी होती है। जैसे ये हमारी डिबिया हो गई, इस डिबिया में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र छड़ वाली एक सुई लगी होगी। ये जैसे आपकी एक सुई बना दी गई है, इस सुई में एक नॉर्थ सिरा होता है, एक साउथ सिरा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इस डिबिया में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाली एक सुई या एक छड़ लगी होती है। इस छड़ को ही हम क्या बोल देते हैं, चुंबकीय सुई। तो ये जो डिबिया होती है, इस डिबिया को अगर किसी हम दंड चुंबक के समीप रखें तो ये जो होती है, अगर इसको आप हम पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर आप लेकर जाओ तो सदैव ये, चाहे जैसे इसको रखिए आप इस चुंबकीय सुई को, ये सदैव कैसे ठहरेगी, उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ठीक, तो ये चुंबकीय सुई को अगर आप किसी दंड चुंबक के समीप रखते हो तो दंड चुंबक के समीप किसी भी बिंदु पर रखने पर ये चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, और ये दंड चुंबक था, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक चुंबकीय आघूर्ण या बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। उस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो दूसरी स्टैंडर्ड परिभाषा आप देना चाहते हो तो ये दे सकते हो कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो वह क्षेत्र हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या इससे संबंधित एक आसान सी परिभाषा भी हमने बताई थी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर वह चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमारी हुई कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम बात अभी आगे करेंगे, इससे पहले हम पढ़ते हैं ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड महोदय ने क्या प्रयोग किया था। ओस्टर्ड साहब ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया और उसी प्रयोग को ओस्टर्ड का प्रयोग कहते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, सन 1820 ईस्वी में इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया। इसके लिए इन्होंने एक वैद्युत परिपथ लिया और उस वैद्युत परिपथ के समीप एक चुंबकीय सुई को रखा। चुंबकीय सुई को रखा जब वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो ये चुंबकीय सुई जो थी वो पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरी। जैसे इन्होंने ये आप
एक लिया भाई परिपथ, ये परिपथ में बैटरी और ये इसकी कुंजी हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा मोटा तार दिखा दिया है, ये बैटरी हो गई, इसका विद्युत वाहक बली है कुंजी के। यहाँ पर इन्होंने एक चुंबकीय सुई रखी, ये चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हुआ और ये दक्षिणी ध्रुव हुआ। ठीक, इस स्थिति में जब परिपथ खुला था, परिपथ खुला होने का मतलब है, परिपथ खुला था, परिपथ खुला होने का मतलब है इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, कुंजी खुली हुई है। तो इस स्थिति में जो चुंबकीय सुई थी वो चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरी। फिर इन्होंने क्या किया, इस परिपथ में अब इन्होंने धारा प्रवाहित की। भाई वैज्ञानिक लोग हैं, प्रयोग करेंगे तभी निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, और ये लोग एक दो प्रयोग पर संतुष्ट नहीं होते हैं, जब तक बात पूरी कन्फर्म ना हो जाए। तो अगली कंडीशन में इन्होंने क्या किया, ये जो कुंजी के थी, ये बैटरी आपकी थी, इन्होंने इस कंडीशन में कुंजी को बंद किया। जब कुंजी को बंद किया तो ये परिपथ अब बंद परिपथ के रूप में हो गया। परिपथ क्या हुआ, बंद परिपथ के रूप में हुआ। अब इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो गया। धारा सदैव किधर से बहती, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है। धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहने लगी। जब धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहने लगी तो इसके पास जो सुई रखी थी, कौन सी सुई, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई में इन्होंने देखा विक्षेपण होने लगा। विक्षेपण होने क्या लगा, इसका जो उत्तरी सिरा था, इस चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा ऊपर जाने लगा और जो दक्षिणी सिरा था वो क्या होने लगा, नीचे आने लगा। ठीक, ये अपने मार्ग से विक्षेपित होने लगी, अर्थात अपनी स्थिति से विक्षेपित होने लगी। इसका उत्तरी सिरा ऊपर की तरफ विस्थापित होने लगा और दक्षिणी सिरा नीचे की तरफ विस्थापित होने लगा। जैसे जैसे इन्होंने धारा के मान को बढ़ाया, तो धारा के मान को बढ़ाने पर इसका जो उत्तरी सिरा था वो और ऊपर की तरफ और दक्षिणी सिरा और नीचे की तरफ विस्थापित होने लगा। फिर उन्होंने धारा के मान को घटाया, तो धारा के मान को घटाने पर ये सुई पुनः अपनी स्थिति में धीरे धीरे आने लगी। ठीक, लेकिन वो इतनी ही बात पर संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने पुनः एक प्रयोग किया। अगले स्टेप में उन्होंने ये जो बैटरी थी, इस बैटरी की ध्रुवता को पलट दिया। ध्रुवता को पलटने का मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, अर्थात तार को उल्टा जोड़ दिया। कुंजी यहां थी, यहीं लगी रहेगी अपने स्थान पर। ठीक, अब इन्होंने जब इस परिपथ में धारा की बैटरी की ध्रुवता को बदला, अर्थात धारा की दिशा को बदल दिया, तो धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या देखा कि अब जो है इसका दक्षिणी सिरा ऊपर जा रहा है। कौन सा, दक्षिणी सिरा ऊपर जा रहा है तथा उत्तरी सिरा नीचे की ओर आ रहा है। ये दक्षिणी सिरा ऊपर जा रहा है और उत्तरी सिरा नीचे की ओर आ रहा है। फिर इन्होंने इस स्थिति में धारा की प्रबलता को बढ़ाया, तो धारा की प्रबलता को बढ़ाने पर दक्षिणी ध्रुव और ऊपर और उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ विस्थापित, ऊपरी का मतलब ये जैसे जैसे सिरा ऊपर और दक्षिणी ध्रुव इधर आने लगा, उत्तरी ध्रुव नीचे इस तरफ आने लगा। तो इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो हमारी क्या होती है, या उन्होंने ऐसे कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट स्थित चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण यह चुंबकीय सुई एक अपनी दिशा से घूमने लगती है। तो इसका तात्पर्य यह है
कि इस चालक तार के निकट क्या उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इस चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है और यह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो यही जो प्रयोग था, कौन सा प्रयोग कहलाता, ओस्टर्ड का प्रयोग कहलाता है। और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसके प्रयोग के बारे में आप विस्तार से लिखेंगे कि ओस्टर्ड महोदय ने इस जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक परिपथ लिया और उस परिपथ के समीप एक चुंबकीय सुई को रखा। जब परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था तो यह चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती थी। फिर सेकंड कंडीशन में जब उन्होंने परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, तो इस कंडीशन में जो चुंबकीय सुई थी वो अपनी दिशा से विक्षेपित होने लगी, वो अपनी दिशा से विक्षेपित होने लगी। जब विद्युत धारा के मान को बढ़ाया इन्होंने तो इस चुंबकीय सुई का विक्षेपण बढ़ने लगा और जब धारा का मान घटाया तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण घटने लगा। ठीक, फिर इसके लिए अगले स्टेप में इन्होंने अगला प्रयोग किया। अगली स्थिति में इन्होंने सेल की ध्रुवता को पलट दिया, अर्थात परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को जब परिवर्तित किया तो उस स्थिति में चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण हुआ वो पहले से विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ और धारा के मान को बढ़ाने पर इसका विक्षेपण बढ़ता गया तथा घटाने पर यह पुनः अपनी स्थिति में आने लगी। तो इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है और वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो यही जो प्रयोग होता है यह प्रयोग हमारा ओस्टर्ड का प्रयोग कहलाता है और इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो ओस्टर्ड महोदय थे, ओस्टर्ड महोदय के प्रयोग से इस बात की पुष्टि हो गई कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परंतु ओस्टर्ड महोदय इस बात का पता नहीं लगा सके कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है और उसकी दिशा क्या होती है। इसके लिए सन 1820 ईस्वी में फ्रांस के दो वैज्ञानिक आए, एक बायो तथा दूसरे सेवर्ट। इन्होंने विभिन्न आकृतियों के चालक लिए और इन चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र पर अध्ययन किया कि उसके निकट स्थित बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए उन्होंने प्रयोग किए और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, बायो तथा सेवर्ट जी ने जो निष्कर्ष निकाले उन निष्कर्षों को एक नियम बना दिया गया और उस नियम को हम क्या कहते हैं, बायो तथा सेवर्ट का नियम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। हाई स्कूल में भी आप ये पढ़ चुके हो और यहाँ पर भी हमें ये पढ़ना है, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक, इस नियम को यहाँ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी चालक तार दिया होता है तो सबसे पहले हम उस चालक तार की अल्प लंबाई के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं और जब हमें अल्प लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र पता हो जाता है तो बाद में हम उसका समाकलन करके संपूर्ण लंबाई के कारण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, बायो तथा सेवर्ट जी ने। इन्होंने विभिन्न आकृतियों के चालक लिए, परिपथ लिए और इसमें प्रवाहित धारा के कारण इसके निकट स्थित बिंदु पर तीव्रता के लिए बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। ठीक, तीव्रता का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। तो इसके लिए इन्होंने भाई जो निष्कर्ष निकाले थे उसके बारे में हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया ये एक हमारा चालक तार ए बी है। जो ये चालक तार ए बी है, इस चालक तार ए बी की जो अल्प लंबाई है, ये अल्प लंबाई का एक चालक तार ए बी है जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। इन्होंने अल्प लंबाई के कारण निकाला था। ठीक है, और ये जो चालक तार की अल्प लंबाई जो डेल्टा एल है, इस चालक तार पर से थीटा कोण बनाते हुए, चालक तार से कितना थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल आर दूरी पर एक हमारा बिंदु पी है।
इस बिंदु P पर हमें इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो बायो तथा सेवर्ट जी ने बताया कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में धारा प्रवाहित होने के कारण उस चालक तार के निकट जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात उन्होंने क्या बताई कि चालक तार के निकट उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक तार की अल्प लंबाई अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। ठीक, जहां डेल्टा बी क्या है, अल्प चुंबकीय क्षेत्र, और डेल्टा एल क्या है, चालक तार की अल्प लंबाई। तो पहली बात उन्होंने क्या बताई कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के निकट स्थित बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक तार की अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या, तात्पर्य यह है कि अनुक्रमानुपाती का तात्पर्य यह है कि चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही प्रबल होगी। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई। दूसरा पॉइंट इन्होंने निकाला कि जो चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, वो चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक तार में बहने वाली धारा I के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम जितना धारा का मान जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और अगर धारा का मान घटाएंगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो बताया इन्होंने दूसरा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर अर्थात निकट स्थित बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक तार तथा जो बिंदु होता है उस बिंदु के बीच बना जो कोण होता है, जैसे हमने कोण क्या माना है, थीटा, तो इस कोण की ज्या का मतलब होता है हमारा क्या, साइन। ठीक, साइन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तीसरी बात उन्होंने बताई कि चालक तार के निकट उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस बिंदु तथा चालक तार के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक, चौथी बात उन्होंने बताई, क्या बताई कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक तार और उस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इन्होंने 4 नियम बताए थे, किसने, बायो तथा सेवर्ट जी ने बताया कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या बताई कि चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार की अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात, चालक तार तथा उस बिंदु के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथी बात, चालक तार तथा उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायो सेवर्ट जी के नियम थे। अब इन चारों समीकरणों को हम संयुक्त कर लें भाई। ठीक, ये समीकरण 1 था, ये 2 था, ये हमारा 3 नंबर हो जाता है, ये 4। तो समीकरणों को संयुक्त करने पर, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को संयुक्त करने पर, ठीक, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को क्या करने पर, संयुक्त करने पर। देखिए संयुक्त कैसे करते हैं, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने पक्ष को दाहिने में। तो जो वस्तु जो है वो जिन राशियों पर निर्भर करती है तो वस्तु को हम एक बार तथा उन राशियां जितनी होती हैं जब संयुक्त करते हैं तो सबको हम गुणे के चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक, बाएं को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इन चारों बातों पर निर्भर कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र ही निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको एक बार लिखेंगे। ठीक, क्योंकि वही चारों बार है, अनुक्रमानुपाती होगा। इन चारों को अगर हम संयुक्त करेंगे तो कितना लिखेंगे, I × डेल्टा एल × साइन थीटा अपान
आर स्क्वायर, सबको गुणे के चिन्ह के साथ, ये बटे में था, ये बटे में आ गया। आई क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा। डेल्टा एल क्या है, चालक तार की अल्प लंबाई। और जो थीटा है वो चालक तार तथा बिंदु के बीच बने कोण की ज्या है। ठीक है, अब इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है डेल्टा बी, इसके स्थान पर एक नियतांक आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। कितना आता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हमारा होगा आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये चालक तार की अल्प लंबाई के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बताया गया प्रयोगों द्वारा कि जो ये म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट हमारा कहलाता है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक, म्यू नॉट हमारा क्या कहलाता है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसका अगर हम बात करते हैं यहाँ से, जो म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, ये पूरी बात, म्यू नॉट अपान 4 पाई का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना भाई कि जो म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, इस म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, कहीं पर इसकी वैल्यू म्यू नॉट प्रयुक्त करेंगे तो 4 पाई को उधर भेज देंगे, कहीं कहीं म्यू नॉट अपान 2 पाई पूछता है तो 2 इधर भेज देंगे। तो हम आवश्यकता अनुसार म्यू नॉट अपान म्यू नॉट की वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा किसका नियम था, बायो सेवर्ट जी का नियम था। इस नियम का क्या महत्व था, इस नियम की सहायता से हम किसी भी चालक तार के निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो बायो तथा सेवर्ट जी ने क्या किया था, बायो और सेवर्ट जी ने किसी चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए, तो तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक जो है नियम दिया था, और उस नियम को हम कौन सा नियम कहते हैं, बायो तथा सेवर्ट नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत बताया गया कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के निकट उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या थी कि चालक तार के निकट उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक तार की अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, चालक तार तथा उस बिंदु के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथी बात कि उस चालक तार तथा उस बिंदु के बीच बने कोण की ज्या के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन चारों समीकरणों को हम संयुक्त करते हैं तो इसके स्थान पर अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो उसके स्थान पर आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, जहाँ म्यू नॉट कहलाता है निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट अपान 4 पाई इस पूरे का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बायो और सेवर्ट जी का नियम था। इसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, जैसे कोई हमारा धारावाही चालक है तो इस धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए हम नियम लगाते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक, इस नियम में क्या बताया गया, कहा गया कि यदि हम अपना अंगूठा और उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर लंबवत दिशा में हो, ये हमारा अंगूठा हो गया और ये हमारी अंगुलियां हो गई, ये परस्पर किस दिशा में हो गई, लंबवत है। ठीक, इन्होंने क्या बताया, फिर आगे कहा पहले लंबवत करते हैं, उसके बाद इन्होंने कहा अगर अंगूठा जो हो वो चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो, अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा में, अंगुलियां जो हैं वो किधर हो, उस बिंदु की ओर जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक, उस चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उधर हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली से धक्का देने की स्थिति के लंबवत होगी। तो आप हथेली से धक्का कैसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो नहीं, कैसे, इस तरीके से धक्का हम देते हैं। किसी वस्तु पर जो धक्का देते हैं हम इधर से देते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये जिसे आप
क्या कहते हो, गादी बोलते हो, है ना। तो जो ये जिस दिशा में होगी इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि अपना दाहिने हाथ फैलाना कि बायां लगा दो उसमें। कुछ लोग दाहिने के स्थान पर बायां हाथ लगा के जो है बाएं हाथ की सहायता से निकालने लगते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ को पकड़ेंगे। ठीक है, तो दाहिना हाथ क्या, दाहिने हाथ लेंगे और अंगूठा उंगलियों के साथ किस दिशा में रखेंगे, लंबवत दिशा में रखेंगे। ठीक, ऐसे इस तरीके से। फिर अंगूठा अगर किधर हो, चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगुलियां किधर हो, उस बिंदु की ओर जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली से धक्का देने की स्थिति के लंबवत होगी। ठीक, जैसे हमने कहा ये हमारा चालक तार है, ध्यान देना, ये हमारा चालक तार है और ये पहला हमारा चालक तार हो गया, ये हमारा दूसरा चालक तार हो गया। ठीक, इस चालक तार में धारा I बह रही ऊपर की तरफ, इस चालक तार में धारा I बह रही नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें चालक तार AB है, इसमें एक बिंदु P है, किस ओर है, दाहिनी ओर, और एक बिंदु P' है, ये किधर है, बाईं ओर है। ठीक, ये चालक तार हमारा CD है, इसमें भी एक बिंदु P किस ओर है, दाहिनी ओर, और एक P' है बाईं ओर। तो इन दोनों बिंदुओं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले अपना दायां हाथ लाएंगे और उसको इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा उंगलियों के साथ कैसे हो, लंबवत दिशा में हो। अंगूठे को किधर करना है, धारा की दिशा में। जैसे ये चालक तार था AB, तो अंगूठा हमारा किधर हो गया, धारा की दिशा में हो गया। उंगलियां किधर करनी है, उस बिंदु की ओर जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पहले हम किधर निकाल रहे हैं, P पर, तो उंगलियां हो गई चुंबकीय क्षेत्र P की ओर। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने बताई थी इसके लंबवत होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी गादी है वो किस तरफ है, नीचे की ओर है। किधर है, नीचे की ओर। देखो अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगुलियां दाहिनी ओर हैं कि नहीं, बिंदु P की ओर है जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो दिशा होगी वो लंबवत, इसके लंबवत किधर होगी, नीचे की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर होगी वो किधर होगी, लंबवत नीचे की ओर। जो लंबवत नीचे की तरफ होता है उसको हम क्रॉस चिन्ह से दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है, क्या होती है, लंबवत नीचे की ओर। इसका बहुत उपयोग है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दिशा का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इधर अगर हम P' पर निकालें तो P' पर हम कैसे निकालेंगे, अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा में, ऐसे फैलाया, P' पर निकालोगे। उंगलियां किधर करनी है, P' पर, तो क्या इसे करके P' पर रखोगे, नहीं, आप अपना हाथ और अंगूठा, देखिए जब नियम लगाइए तो अंगूठा सदैव तार पर रखिए। तो ये हमने तार पर रखा अंगूठा। ठीक, अब हमें P' पर निकालनी है, तो उंगलियां P' की ओर करेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P' पर निकालनी है। अब देखिए ये हो गया, हथेली आपकी किधर है, ऊपर की तरफ, हथेली की दिशा किधर है, लंबवत ऊपर की ओर। तो जो बिंदु P' होगा, बिंदु P' पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो डॉट चिन्ह से दर्शाएंगे। डॉट का मतलब क्या होता है, लंबवत ऊपर की ओर। ठीक, तो जो बिंदु P' होगा उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत ऊपर की ओर। अब अगर हम इसी से आपसे पूछें, चालक तार में एक हमारा बिंदु CD है, CD चालक तार में धारा बह रही है, इसके कारण कहा जाए बिंदु P पर निकालिए और P' पर निकालिए। तो अब कुछ लोग इसका आंसर दे सकते हैं लेकिन कुछ लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अभी जो लोग आंसर नहीं दे सकते हैं वो एक बार पुनः देखेंगे, और इसलिए देखेंगे जिससे उनकी समझ में आ जाए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और आपके जो आप इंटर पास करने के बाद जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो विभिन्न तैयार कोर्सों के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक बार आप पुनः ध्यान देंगे और जो लोग निकाल सकते हैं वो अपना आंसर अपने मन में रखेंगे। अब देखिए यहाँ से
CD है, इस चालक तार CD में धारा किधर बह रही, नीचे की ओर, इसके कारण बिंदु P पर निकालना है। तो हमने कहा था कि आप दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा अंगुलियों से लंबवत दिशा में हो। अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में। अब जैसे P पर निकाल रहे हो तो धारा किधर बह रही, नीचे की ओर, तो आप ऐसे लगाओगे अंगूठा। ठीक, अंगूठा देखिए नीचे की तरफ है धारा की दिशा में कि नहीं है। अंगुलियां किधर हैं, बिंदु P की ओर, तो बिंदु P इस कंडीशन में दाहिनी ओर है, तो ऐसे लगाओगे। ठीक है, देखिए अंगूठा अंगुलियों के साथ लंबवत दिशा में है, तो ये जो आपकी गदूरी है जिससे धक्का देते हो, ये किधर है, ऊपर की ओर। तो देखिए बिंदु P पर इस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो किधर आएगी, लंबवत ऊपर की ओर आ जाएगी। ठीक है, जब हम P डैश पर निकालेंगे तो P डैश पर निकालने के लिए अंगूठे को पुनः ऐसे फैलाएंगे, पुनः नियम लागू करेंगे। देखो अंगूठा धारा की दिशा में है, नीचे की ओर, उंगलियां P डैश की ओर हैं, तो ये जो गादी है वो किधर है, लंबवत नीचे की ओर। तो जो P डैश हो जाएगी, P डैश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किधर होगी, लंबवत नीचे की ओर। तो ये हमारा दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। इस नियम की सहायता से हम चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल सकते हैं। ठीक है, दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या नियम था कि अब यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के साथ परस्पर लंबवत दिशा में हो, तो यदि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु P की ओर जिधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हथेली से धक्का देने की स्थिति के लंबवत होती है। ये हमारा दाहिने हाथ की हथेली का नियम है और इस नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। अब यही जो बायो सेवर्ट लॉ था चालक तार AB, अब इसमें कहा जाए बताओ P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो हम अंगूठा किधर करेंगे, धारा की दिशा में, उंगलियां किधर होंगी, बिंदु P की ओर। देखो भाई कोई बात नहीं, ऐसे नहीं लगाना है आपको, सीधे रखना है आपको। ठीक, धारा ऊपर है तो जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये P। ठीक है, देखिए P तरफ उंगलियां हो गई तो हथेली किधर है, नीचे की ओर, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक।